problems based on quantum numbers. Problems based on quantum numbers. क्वांटम नंबर्स पे कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसी कैसी होती हैं, एक एक तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे ताकि किसी भी तरह की दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों को नहीं रहनी चाहिए। ठीक, देखो भाई, हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, डेजिग्नेट द शेल। डेजिग्नेट द शेल। हमें शेल को डेजिग्नेट करना होता है। हमें क्वांटम नंबर दिए रहते हैं, हमें सिर्फ शेल को डेजिग्नेट करना होता है। जैसे हमें बोला n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, बोला क्वांट इसका नाम लिखो। देखो बेटे, इसका मतलब है n तो एज इट इज लिखा जाएगा 3 का 3, l 0 कॉरेस्पॉन्ड टू s, सो दिस इज 3s। और 3s में एक ही ऑर्बिटल है जिसकी वैल्यू 0 है, तो कोई खास चिंता वाली बात नहीं। बट चिंताएं देना तो खैर, अगर l 3 है, l 1 है, m 0 है, तो देखो बेटे 3 आगे लिख दिया, p l p होगा। अब m की 3 वैल्यूज पॉसिबल थी, यानी p में 3 ऑर्बिटल थे बेटा, p में 3 ऑर्बिटल थे, ठीक है। ऑब्वियसली एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। अब एक बात ध्यान रखना कि m की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू z ऑलवेज। m की वैल्यू 0 हो जाए तो इट कॉरेस्पॉन्ड टू z ऑलवेज। p के अंदर ये pz होगा, p के अंदर ये pz होगा। पर सर अगर m3 l1 और m भी 1 होता तो क्या करता मैं? देखो बेटा, z के लिए तो m की वैल्यू और 3py दोनों में से एक है, यानी वी आर नॉट श्योर अबाउट x एंड y, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट z के लिए हम श्योर हैं m0 लेंगे, z के लिए हम m0 लेंगे, z के लिए हम श्योर होते हैं। हम कभी भी y या x के लिए श्योर नहीं होते, ठीक। हम कभी भी y या x के लिए श्योर नहीं होते बेटा। एम आई क्लियरली विजिबल? तो m के लिए हम कभी श्योर नहीं होते सिवाय z के। तो अगर m0 दिया है तब तो आप बेझिझक z लिख दोगे, बट अगर 1 लिया है तो px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, लेकिन pz नहीं हो सकता। z के लिए वैल्यू 0 जरूर है। इसी का एक एंटोनिम क्वेश्चन होता है जिसको और भी क्लियर करते हैं, जिसमें बोलते हैं लिस्ट द क्वांटम नंबर्स। लिस्ट द क्वांटम नंबर्स। क्वेश्चन हमारे पास है लिस्ट द क्वांटम नंबर्स। हमें बोला 3s है, इसके क्वांटम नंबर देखो, तो ऑब्वियसली n की वैल्यू ये आगे वाली जो होगी वो होगी, दैट इज 3। s के लिए n की वैल्यू 0, और अगर l की वैल्यू 0 तो m तो 0 है ही है। और स्पिन भैया प्लस हाफ भी हो सकती है और माइनस हाफ भी हो सकती है। वी आर नॉट श्योर फॉर प्लस हाफ और माइनस हाफ। हाँ, बाय कन्वेंशन अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो हम पहले प्लस लिख देते हैं, बाद में माइनस लिख देते हैं, बट ये रूल नहीं है, असेंशियल नहीं है। हाँ, बाय कन्वेंशन बोल देते हैं यार पहले प्लस प्लस लिख देते हैं, माइनस वाले बाद में लिखते हैं।
क्लियर होगी बात? जैसे बोला 3p या 4pz, इसके क्वांटम नंबर बताओ। तो बेटा जी n की वैल्यू तो हो गई 4 श्योरली। l की वैल्यू, बेटे p के लिए l की क्या वैल्यू होती है? p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। और z कॉरेस्पॉन्ड्स टू, z कॉरेस्पॉन्ड टू 0, तो m इज 0। और s तो पता ही है प्लस या माइनस हाफ होगा। पर सर अगर मेरे को यहां पे 2px दिया रहता तो क्या करता? 2px दिया रहता तो क्या करता? n की वैल्यू 2, l की वैल्यू p के लिए 1, m की वैल्यू बेटा x है। x के लिए तो हम श्योर ही नहीं है। हाँ 0 वाली हमने रख दी, तो बाकी इट कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ, +1 और -1। तीन ही वैल्यूज थी ना बेटा यहाँ पे, -1 0 +1। तो 0 तो हमने z के लिए रख दी, 0 तो हमने z के लिए रख दी, बाकी दो वैल्यू श्योर नहीं है। तो m की वैल्यू यहाँ तो +1 होगी या -1 होगी। अगर यहाँ y होता तब भी ऐसे लिखते, x होता तब भी ऐसे लिखेंगे। z के लिए हम श्योर है, z के लिए हम श्योर हैं कि m 0। बोलो क्लियर? वहीं पर डी में भी थोड़ा बता देता हूं। डी में जो 5 ऑर्बिटल होते ना, डी के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उनका नाम ऐसे लिखते हैं। एक डी जेड स्क्वायर, एक डी एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर, एक डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड और एक डी एक्स जेड। ये 5 ऑर्बिटल लिखते हैं बेटा डी के लिए। अब इसमें m की वैल्यूज बेटा z के लिए श्योर है 0। जहां z आ गया उसके लिए लोअर वैल्यू, यानी इट कैन बी -1 और +1। और जहां z बिल्कुल नहीं है उसके लिए हायर वैल्यू -2 और +2, बट श्योर नहीं है। z के लिए पक्का श्योर है dz², यानी कि अगर मेरे को कल को ऐसे बोल देते 4dz², तो मैं बोलता कि n4, ld के लिए 2, mz² के लिए 0, और स्पिन तो पता ही है। पर अगर मेरे को बोल देते 4dx² 2y², तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू, बेटा इसमें z तो है नहीं, तो बड़ी वाली वैल्यू होगी -2 और +2। ठीक, दोनों में से कोई एक, पर श्योर नहीं। ऐसे बोलते हैं 4dxy, तो सेम वैल्यूज आ जाती। ठीक है जी, हम श्योर नहीं होते इससे। लेकिन अगर d ऐसे बोल दिया 4dyz, तो n4 l2 m -1 और +1। नॉट श्योर अबाउट -1 एंड +1, पर इसमें z है तो छोटी वाली वैल्यू आएगी। बोलो बेटा ये दोनों तरह के क्वेश्चन समझ में आए? लिस्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड डेजिग्नेशन ऑफ शेल। सर हाँ जी विदांश। सर वो 4dx² -y² है। माइनस नहीं बोलना है तुमने, x² 2y²। ओके सर, ओके। चलो ये पहले दो क्वेश्चन हो, अब ये मिटा देता हूं। बेटा f के भी नाम होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो तुम्हारे काम के भी नहीं है। f की शेप्स नाम बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। आगे चलते दोस्तों, क्वांटम नंबर लिस्टिंग के बाद ये क्वेश्चन हर साल पेपर में देखा जाता है। दिस क्वेश्चन इज सीन अप्रोक्सीमेटली एवरी टाइम इन द पेपर। Which of the following set
of quantum numbers, which of the following set of quantum numbers is possible? हमें 4 सेट दे दिए गए, ठीक, ए यहां पे लिखा था n l m s, ए में लिखा ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये प्लस हाफ है। बी में लिखा था ये 3 है, ये 1 है, ये -2 है, ये प्लस हाफ है। सी में लिखा था ये 3 है, ये 1 है, ये -1, ये 0 है और ये भी 0 है। डी में लिखा था ये 3 है, ये 2 है, ये -1 है और ये -हाफ है। आपको कहा कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात समझ लेना कि l कैन नेवर बी इक्वल टू और ग्रेटर देन n और l कभी बराबर नहीं हो सकता और l कभी बड़ा नहीं हो सकता। ऑलवेज n इज ग्रेटर देन l। यहां पे n और l सेम है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो बड़े वाला कांटा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर m के मैग्नीट्यूड की बात करें प्लस या माइनस में, कैन बी लेस देन और इक्वल टू l, बट प्लस या माइनस l कभी भी ग्रेटर देन l नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 से शुरू होगी ना, -2 कैसे आ जाए। तो यहां पे ये भी गलत है, यहां पे ये भी गलत है। m, आप आगे का साइन छोड़ दो, आपकी m की वैल्यू इससे बड़ी नहीं हो सकती मेरे को। अगर यहां 2 होता तो -2 हो सकता था, बट अगर यहां 1 है तो यहां कभी भी -1 से ऑनवर्ड कुछ नहीं, -1, 0 या +1 तीन वैल्यू पॉसिबल थी, -2 नहीं हो सकता था। तो पहला रूल ये हो गया, दूसरा रूल ये हो गया, तीसरा रूल पहले बता चुका था। तीसरा रूल था कि स्पिन कभी भी 0 नहीं होती, स्पिन कैन नेवर बी 0। यहां n बड़ा है, l छोटा है, m भी छोटा है, बढ़िया है, बट स्पिन इज 0। स्पिन कभी 0 नहीं होती, ठीक है जी। इज ऑल्सो छोटा, माइनस तो क्या है, और ये -हाफ, कोई ना कोई स्पिन तो है, चाहे माइनस है चाहे प्लस है। तो दिस इज द ओनली वैल्यू विच इज पॉसिबल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी, ठीक है। सबसे पहले हमें सिर्फ ये देखना है कि n और l में से n बड़ा होना चाहिए। l की वैल्यू m की वैल्यू n के बराबर हो सकती है, ऐसा हो सकता है यहां ये -2 हो जाए, वो पॉसिबल है। अगर ये 2 है, -2 पॉसिबल है, ये 2 पॉसिबल है, ये 1 पॉसिबल है, ये 0 पॉसिबल है, पर ये कभी भी -3 नहीं हो सकता है या +3 नहीं हो सकता, और ये कभी स्पिन 0 नहीं हो सकती। बोलो क्लियर, जल्दी बोला, यस और नो। इसी में बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है, आपको बोलते हैं विच डज नॉट मेक एनी सेंस, which does not make any sense, which does not make any sense। वो कौन सी चीज है जिसकी कोई सेंस ही नहीं है, which does not make any sense at all, जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। हमें बोला A 100s, B 1,00,000 P, D 3F, और C और D 1P।
ठीक है जी। अब देखो बेटे, हमें बोला विच डज नॉट मेक एनी सेंस। यहां सिर्फ 2 क्वांटम नंबर दिए गए हैं, इसका n 100 हो गया और s के लिए l की वैल्यू 0 हो गई, यानी ऑब्वियसली n l से बड़ा है, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, यहां मैंने n की वैल्यू आगे वाली वो 1 लाख हो गई और p के लिए l की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां पे भी n बड़ा है, ये भी पॉसिबल है। पर सर 1 लाख p होगा? यस, इट इज ओनली अ पॉसिबिलिटी। जस्ट अ पॉसिबिलिटी, it is just a possibility, it is just a possibility। क्लियर? उसके बाद यहां आ जाओ। ठीक, यहां n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू भी 3 है, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। n और l कभी बराबर नहीं हो सकता, n और l कभी बराबर नहीं होता, ये लो जी, ये पॉसिबल नहीं है। n और l कभी बराबर नहीं होता, यहां पे n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू भी 1, इट इज नॉट बराबर, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी इस तरह से 1p पॉसिबल नहीं है, 2d पॉसिबल नहीं है, 3f पॉसिबल नहीं है, 1f पॉसिबल नहीं है, 2f पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसी तरह से 1d पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसमें n और l या तो बराबर हो जाता है या फिर आपका l बड़ा हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? तो बेटा ये है कि विच सेट इज नॉट पॉसिबल। अब चलते नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक, कौन सा सेट पॉसिबल है, कौन सा नहीं है, ये क्लियर हो गया है। अगली बात को डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात बेटे, नेक्स्ट बात हमारे पास क्या है, आपको एनर्जी का ऑर्डर लगाना होता है। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। बेटे जब भी आपको ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाने को आए, तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांट देना है। देखो बेटे, एक हो सकता है यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है, और एक हो सकता है बेटे आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एक यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, दूसरी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसको बोलते हैं? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि H, जैसे कि He1 पॉजिटिव, जैसे कि लिथियम 2 पॉजिटिव, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। बेटा फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक only Cn, more is n, more is n, more is energy। ठीक, क्लियर? बट इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक यूज बोहर-बरी रूल, बोहर-बरी's rule। That is n plus rule, more is energy।
ठीक, बट अगर n प्लस l इज इक्वल, देन Cn, ठीक, मतलब मान लो वी हैव 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 5s, और हमें बोला इसको एनर्जी के ऑर्डर में लिखना है। हमें कहा इसको एनर्जी, तो बेटे अगर हम बोलते 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 5s में अगर हाइड्रोजन के लिए बोलते, यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए या हीलियम 1 पॉजिटिव के लिए, तो 3s is equal to 3p which is equal to 3d less than 4s which is equal to 4p which is less than 5s, n बराबर तो एनर्जी बराबर, n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा फॉर यूनिइलेक्ट्रॉनिक। लेकिन इसी को अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए देखते n प्लस l, तो देखो बेटा 3s था ना पहले, तो इसका n3 और l0 सम इज 3। दूसरे नंबर पे अपने पास 3p, n3, l1 that is 4। तीसरा 3d, 3 plus 2 that is 5। चौथा 4s, 4 plus 0 that is 4। फिर 4p, तो 4p के लिए l की वैल्यू 1, टोटल 5। 5s, n की वैल्यू 5, s के लिए l की वैल्यू 0, तो ये 5, ये n प्लस l आ गया। तो सबसे पहले देखो n प्लस l की वैल्यू सबसे कम किसकी है, 3s की, तो 3s की एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद इन दोनों का n प्लस l बराबर है। मैंने कहा अगर n प्लस l सेम होता तो n देखना, तो n प्लस l सेम था तो n जिसका छोटा उसकी एनर्जी कम। 3d इज लेस देन 4s। अब इन तीनों का n प्लस l बराबर है, तो जिसका n छोटा, यानी यहां पे आ गया आपके पास 3d, फिर कौन सा आ गया 4p, फिर कौन सा आ गया 5s। यानी बेटा यूनि इलेक्ट्रॉनिक में एनर्जी बराबर भी हो सकती है, यूनि इलेक्ट्रॉनिक में एनर्जी बराबर भी हो सकती है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में एनर्जी कभी भी बराबर नहीं होती, एनर्जी फर्क होती है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में n प्लस l देखना है, जिसका n प्लस l ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। हाँ, अगर n प्लस l बराबर हो गया ना, तो आप सिर्फ n देखना, तो आप सिर्फ n देखना, ठीक, पर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। यूनि इलेक्ट्रॉनिक में n बराबर एनर्जी बराबर, n अलग एनर्जी अलग, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कोई मेरे को बोले सर हमारे को तो लिख के नहीं दिया यूनि इलेक्ट्रॉनिक है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है, हमें तो क्वेश्चन नहीं आया। बेटा अगर नहीं दिया होगा ना तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक मान के चलना, कुछ भी नहीं लिखा होगा तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक मान के चलना। समझ में आया? कुछ भी नहीं दिया होगा तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक मान के चलना। समझ में आ गई? ठीक, यूनि इलेक्ट्रॉनिक में लिखा होना चाहिए कि इट इज अ यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यूनि इलेक्ट्रॉनिक में लिखा होना चाहिए इट इज अ यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगली बात, तो एनर्जी का ऑर्डर लगा देंगे, पहले ये ढूंढेंगे कि यूनि इलेक्ट्रॉनिक है कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है। यूनि इलेक्ट्रॉनिक है तो सिर्फ n देखना, n बराबर एनर्जी बराबर, n ज्यादा एनर्जी ज्यादा। बट मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है तो n प्लस l देना, या ना भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो n प्लस l से लिख लेना, और n प्लस l बराबर होता है तो n देख लेना, ठीक। ये तो एनर्जी का ऑर्डर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होता है फाइंडिंग एंगुलर मोमेंटम, फाइंडिंग एंगुलर मोमेंटम। अब जब हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम दो तरीके से देखा जाता है, या तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मेन शेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ
मेन शेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मेन शेल। ठीक, इसमें हम बोहर का फॉर्मूला लगाते हैं, MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, या फिर हम h/2π को h के ऊपर ऐसे डंडा लिखा के h डिराक लिख देते हैं, NH डिराक। h डिराक का मतलब यानी h डिराक, h के ऊपर डंडा, इसका मतलब ये h/2π है। ठीक, दूसरा हो सकता है कि आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा, यानी सब शेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये पूछा हो। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारा जो फॉर्मूला है MVR रूट ऑफ L इंटू L+1 H अपॉन 2π, या लिख सकते हैं रूट ऑफ L इंटू L+1 H डिराक, बट H डिराक रूट से बाहर है। अब क्वेश्चन देखें, हमें कहा फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ शेल। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ शेल। फिफ्थ शेल में, अब बेटा जी यहां तो शेल बोला गया, तो इसके लिए MVR इज इक्वल टू n की वैल्यू 5 H अपॉन 2π, या तो ये, या सिंपली 5H डिराक, या ये। वहीं पर अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, फाइंड दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of electron in 5s, तो बेटे अब हम लगाते MVR ये वाला। अब 4s L की वैल्यू 0, तो अंडर रूट ऑफ 0 इंटू 0+1 H/2π, तो आंसर इज 0। अब चाहे वो 5s हो, 2s हो, 1s हो, 4s हो, s आ गया तो 0 आ गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वहीं पर अगर इधर 5p लिखा रहता, तो 4p L की वैल्यू इज 1, तो MVR इज रूट ऑफ 1 इंटू 1+1 H अपॉन 2π, यानी रूट 2H अपॉन 2π, यानी हम ऐसे भी लिख सकते थे रूट 2H डिराक। अब भले ही वो 5p की जगह 2p हो, यानी जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देखते तो अगले वाले की वैल्यू नहीं रहती, सिर्फ इसी की वैल्यू रह जाती, क्योंकि L पे डिपेंड कर रहा है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ L पे डिपेंड कर रहा है, ओनली डिपेंडिंग अपॉन L, नॉट ऑन N। और मेन शेल का एंगुलर मोमेंटम N पे डिपेंड करता है। ठीक, टोटल कैसे निकालते हैं उसको बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा ये, तो आगे एक और चीज सीखनी होगी तब बताऊंगा। ठीक, तो पहले बोलो एंगुलर मोमेंटम निकालना आ जाएगा अभी क्विकली। हाँ जी बेटा बोलो। सर एस के केस में एंगुलर मोमेंटम 0 आ रहा है, तो मतलब उसका मतलब क्या है? क्योंकि मास भी 0 नहीं है, वेलोसिटी भी 0 नहीं है और रेडियस भी 0 नहीं है। बेटे उसका मतलब कभी ये थोड़ी है कि मोमेंटम 0 हो गया, वो तो ये हो गया कि सबशेल की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोमेंटम इज 0। अरे भैया
अगर आपके पास S की कंट्रीब्यूशन 0 है तो अगले वाले 5 की जो कंट्रीब्यूशन है वो तो कुछ है कि नहीं? यस सर। तो बेसिकली सब शेल की कितनी कंट्रीब्यूशन है वो 0 हो सकती है, बट मेन शेल की कंट्रीब्यूशन तो कभी 0 हो ही नहीं सकती। M तो कभी 0 नहीं हो सकता ना, यस सर। है ना? तो फिर इस वजह से बेटे सब शेल की कंट्रीब्यूशन 0 हो सकती है। हो सकता है किसी सब शेल की वजह से एंगुलर मोमेंटम में कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है, ठीक, लेकिन मेन शेल की वजह तो हमेशा रहेगी। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का कभी 0 नहीं होगा। क्लियर? यस सर, गॉट इट। ओके, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंडिंग द नंबर ऑफ नोड्स, फाइंडिंग द नंबर ऑफ नोड्स। हमें नोड्स का नंबर निकालना है। अब बेटे नोड्स जो होती हैं पहले वो होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अ नोड? नोड बेटे जैसे हमने ऑर्बिटल पढ़ा तो हमने कहा ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, नोड एक ऐसी जगह है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, रादर ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम 90 to 95%। तो नोड क्या है? नोड वो जगह है where probability of finding electron is almost zero। नोड उस जगह को बोलते हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट जीरो होती है। सो नोड इज अ प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो। नोड वो प्लेस है बेटा जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। इट मे नॉट बी जीरो बट ऑलमोस्ट जीरो। अब ये नोड दो तरह के होते हैं, एक होते स्फेरिकल नोड्स, स्फेरिकल नोड्स बेटा, स्फेरिकल नोड्स को हम रेडियल नोड्स भी बोलते हैं। कई लोग इसको गलती से सर्कुलर नोड भी बोल देते हैं और कई लोग इसको नोडल सरफेस बोलते हैं। नोडल सरफेस, ठीक है जी। दूसरे होते हैं प्लेनर नोड्स। स्फेरिकल नोड तो होगा एक ऑर्बिटल के बाद कहां कहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जीरो है, लेकिन एक ऑर्बिटल के अंदर किस किस प्लेन में वो जीरो है वो प्लेनर नोड्स होते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने px लिया, ये हमारी एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारी z एक्सिस। बेटा p की शेप अभी बताई नहीं है ना, वो आगे बताएंगे तब बहुत सारी चीजें खुलेंगी, ठीक। ये px की शेप ऐसी होती है, ऐसे ये ऑर्बिटल की शेप है। आज ऑर्बिटल सर्कुलर ही नहीं होते, कई सारी शेप्स होती है, ठीक। तो बेटे इसमें x एक्सिस पे तो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की, पर ना तो y पे है और ना तो z पे है। तो YZ पूरा का पूरा प्लेन इज अ प्लेनर नोड, इज अ प्लेनर नोड। जैसे देखो ध्यान से, मेरे पास ये तीन एक्सिस है, these are three axes I have, ठीक है जी। Say this is y, this one is z and this one is x. Now probability is here on the x axis, इधर इधर ये पूरा प्लेन, कौन से वाला? ये वाला पूरा प्लेन, ये सारा खाली है जी। सो ये प्लेनर नोड होती है, ठीक।
बेटा प्लेनर नोड को हम कॉनिकल नोड भी बोलते हैं और प्लेनर नोड को ही हम लोग एंगुलर नोड भी बोलते हैं और इसी को बेटे नोडल प्लेन्स भी बोलते हैं। इसी को बेटे हम नोडल प्लेन्स भी बोलते हैं। तो प्लेनर नोड, कॉनिकल नोड, एंगुलर नोड, नोडल प्लेन्स। ठीक है जी। अब देखो बेटे, जो स्फेरिकल नोड होते हैं इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन और प्लेनर नोड का फॉर्मूला होता है n। तो भैया टोटल नोड्स कितनी होंगी? टोटल नोड्स कितनी होंगी बेटे? टोटल नोड्स होंगी n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, n माइनस एल माइनस वन प्लस एल। तो ये माइनस एल और ये प्लस एल, तो हो गया n माइनस वन। ठीक है जी। टोटल नोड्स n माइनस वन से होते हैं। जैसे आपको बोल दिया गया 4D के अंदर नोड बताए, तो 4D में अगर तुम स्फेरिकल नोड्स की बात करते हो, स्फेरिकल नोड्स n माइनस एल माइनस वन, 4 के लिए n की वैल्यू 4, d के लिए l की वैल्यू 2 और माइनस वन, तो 4 माइनस 3 इज 1, तो स्फेरिकल नोड एक हो गई। अगर यहां पे प्लेनर नोड की बात करता हूं, अगर यहां प्लेनर नोड की बात करता हूं, तो d के लिए l की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली l के बराबर होता है तो 2 हो जाएगी, तो प्लेनर नोड्स 2 हो जाएंगे। टोटल नोड्स की बात करता हूं तो पता है n माइनस वन यानी 4 माइनस वन दैट इज 3। आप इसको जोड़ भी लेते तब भी तो 3 आता। तो बेटे बोलो, प्लेनर नोड, स्फेरिकल नोड कैसे निकालते हैं, टोटल नोड्स कैसे निकालते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? ठीक। पर मेरे प्यारे बच्चों, आई एम नॉट फिनिश्ड येट, आई एम नॉट फिनिश्ड येट। और ना ही अभी आप क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस को छूने की करना कोशिश, नहीं तो ऐसा झटका मारेंगे जिंदगी भर याद करोगे तुम। ठीक। अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुए हैं, वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड द क्वेश्चंस। ठीक। सो